कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि और खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे। यूक्रेन का गुस्सा भारत के ऊपर फूट रहा है और भारतीयों को ब्लैकलिस्ट कर रहा है। जानेंगे क्या मामला है, यूक्रेन के राष्ट्रपति को आखिर ये सनक क्यों चढ़ी। तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप में मचा हाहाकार, और इस हाहाकार में क्या सऊदी अरब कूद रहा है। जानेंगे क्या है मामला, क्या सऊदी अरब रूस से लेगा पंगे। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूरोप में इस वक्त बहुत तरह के संकट हैं और ये संकट निकलकर एक साथ सामने आ रहे हैं, लेकिन वजह एक है और वो वजह है अमेरिका के पीछे पीछे चलकर यूक्रेन के युद्ध में हिस्सा लेना। और यूक्रेन के युद्ध में हिस्सा लेना यूरोप को कितना महंगा पड़ रहा है, ये पिछले 10 दिनों में रूस ने दिखाया। उसके बाद भी मामला नहीं सलटा और यहाँ तक हो गया कि जर्मनी ने होवित्जर तोप देने की 100 तोप बेचने के जो प्रस्ताव पे सहमति दे दी है। यानी कि यूक्रेन की जंग में 100 होवित्जर तोपें जाएंगी जर्मनी के तरफ से। अब इसका सीधा मतलब है कि अभी भी जर्मनी रूस के इशारे को, रूस के संकेत को नहीं समझा है कि गैस की सप्लाई रूस बंद कर देगा। अब जर्मनी ऐसा क्यों कर रहा है, किस दबाव में कर रहा है, ये तो जर्मनी जाने। लेकिन इस वक्त जो निर्णय यूरोप के द्वारा लिया जा रहा है, ये निर्णय कहीं भी नहीं दिखला रहा है कि यूरोप में शांति आएगी। इस एक वजह से रूस यूक्रेन के साथ साथ पूरा यूरोप झुलस रहा है। स्थिति ऐसी हो गई है कि गैस और तेल के लिए इन्हें अब अमेरिका की तरफ देखना पड़ रहा है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचे सऊदी अरब, वो भी इसी वजह से कि सऊदी अरब पहुंचने के बाद मामला कुछ हल हो जाए और यहाँ पर सऊदी अरब को मना ले प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, यूरोप को सप्लाई करने के लिए। बाइडेन को तो सऊदी अरब के प्रिंस ने उस समय कोई तवज्जो नहीं दिया, लेकिन अब कथित तौर पर यूरोप के द्वारा सऊदी अरब के प्रिंस को डायरेक्ट संपर्क किया जा रहा है। और डायरेक्ट संपर्क करने के बाद सऊदी अरब ने एक मेमोरेंडम साइन किया है और ये मेमोरेंडम सऊदी और ग्रीक ने साइन किया है, यानी ग्रीस। अब ये सऊदी और ग्रीस मिलकर यहाँ पर एक सप्लाई चेन बनाना चाहते हैं, जिस सप्लाई चेन के तहत इलेक्ट्रिसिटी, गैस और क्रूड ऑयल को भेजा जा सके यूरोप। सऊदी अरबिया और ग्रीस अब यहाँ तक तैयार हो गए हैं कि हम एक टेक्निकल टीम को भेजेंगे और ये देखेगा कि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन और क्रूड ऑयल गैस को यूरोप तक पहुँचाएं, लेकिन ग्रीस के द्वारा पहुँचाएं। यहाँ यूरोप को एक सफलता मिलती दिख रही है और वो भी ग्रीस के जरिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। विंटर आने में अभी कुछ ही महीने बचे हुए हैं, कुछ महीने में विंटर शुरू हो जाएगा, ठंड की शुरुआत हो जाएगी और यूरोप में पड़ती है कड़ाके की ठंड, जिसमें बिना गैस, बिना इलेक्ट्रिसिटी के हाल होने वाला है बुरा। और इतना बुरा कि समझिए लोगों को न सिर्फ खाने पीने बल्कि मरने की नौबत भी आ सकती है। यूरोप अभी बात ही कर रहा है, जमीन पर ये कुछ भी तैयार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यूरोप अभी भी रूस के हत्थे है और रूस जो चाहेगा वही होगा यूरोप के साथ। ऐसे में यूरोप की भलाई ये है कि इन सारी चीजों को छोड़कर यूरोप अपने बारे में सोचे और इस लड़ाई से दूरी बना ले। बार बार रूस मौके भी दे रहा है, लेकिन वो मौके बर्बाद हो रहे हैं। गैसप्रोम ने 10 से 11 दिन मेंटेनेंस के लिए बंद किया, फिर इसे चालू कर दिया, जिसे माना जा रहा है कि एक संकेत के तौर पर दिया गया था यूरोप को कि आप अभी भी संभल जाओ। लेकिन यूरोप और जर्मनी अभी तक संभला नहीं है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि जल्द ही रूस गैस सप्लाई को बंद कर देगा। सऊदी अरब और ग्रीस के रास्ते अब यूरोप पहुंचने की कोशिश हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी और गैस का सप्लाई। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने भी अब गैसप्रोम को लेकर संशय को बढ़ा दिया है कि ये और कितने दिनों तक गैस की सप्लाई बनाए रखेगा और कब काट देगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो रूस
यूक्रेन की जंग के क्या हालात हैं आपको बता दें तो इस वक्त रूस और यूक्रेन के जंग में यूक्रेन बुरी तरीके से हार रहा है और अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि यूक्रेन के बारे में दुनिया में अब डिस्कशन भी बहुत कम हो गया है। शुरुआती दौर था जब राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जगह जगह अपने आप को दिखलाकर जगह जगह मीटिंग अटेंड करके एक हीरो वाली छवि बनाने की कोशिश की और दुनिया से मदद भी लिया, लेकिन अब ये हीरोइक छवि जो है ये बर्बाद होती हुई दिख रही है। और जब बर्बाद हो रहा है, लुहांस्क चला गया, डोनेस्क चला गया और अब तो खेरासन को लेकर भी कहा जा रहा है कि रूस अपने तगड़े इरादे के साथ है कि वो खेरासन को भी कब्जाएगा। उसके बाद मोल्डोवा का भी नंबर आ सकता है। मतलब ये पूरा क्षेत्र अभी उथल पुथल में है और इन उथल पुथल के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी हार का ठीकरा या अपनी गलती का ठीकरा किस पर फोड़े। खुद पर फोड़ने के बजाय सबसे पहले उनका गुस्सा निकला दुनिया के देशों में तैनात राजदूतों के ऊपर, जिसमें भारत के अंदर भी जो राजदूत उन्होंने तैनात कर रखा था उसके ऊपर भी गुस्सा फूटा। उन्होंने इन सबको बर्खास्त कर दिया। कुल 9 राजदूतों को कथित तौर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बर्खास्त और उसके बाद भी बात नहीं बनी तो अपने ही कैबिनेट के कई मंत्रियों को भी बर्खास्त कर दिया। उस पर भी अपने बचपन के दोस्त को भी कर दिया, कुछ कमांडर्स को भी कर दिया। इन्हें यही लगा कि इन सब की वजह से हम जंग हार गए। अब जहाँ तक दुनिया भर में है, दुनिया भर में अलग अलग राय है। कुछ लोग हैं जो यूक्रेन की तरफदारी पे हैं और कुछ लोग हैं जो रूस की तरफदारी पर हैं। अब हो ये रहा है कि जब बात रूस की आती है तो भारतीयों में ये देखा जाता है कि भारतीय लाखों की संख्या में आ जाते हैं सोशल मीडिया पर और लाखों की संख्या में आकर प्रो रशियन ट्वीट्स करने लगते हैं, रूस का समर्थन करने लगते हैं, क्योंकि भारतीयों का मानना है कि इस जंग में कहानी काफी पीछे शुरू हुई है। इसके इतिहास में 1998 का जो इतिहास है उस इतिहास में कहानी छिपी हुई है यूक्रेन और रूस की लड़ाई का। रूस पहले यूक्रेन को चाहता था कि यूक्रेन टूटने के बाद भी प्रो रसिया रहे, लेकिन अगर प्रो रसिया न रहे तो कम से कम न्यूट्रल रहे। यूक्रेन ने पहले ये बात कही भी थी कि हम न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन बाद में यूक्रेन नाटो की तरफ आकर्षित होने लगा। नाटो को रूस अपने लिए खतरा मानता है। तो कुछ ऐसे भी हैं दुनिया भर में राजनीतिज्ञ जिन्हें माना जाता है कि वो प्रो रसियन हैं और रसिया का पक्ष लेते हैं। भारतीयों का नंबर इसमें बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से अब भारतीयों के ऊपर भी गुस्सा फूट रहा है यूक्रेन का। वैसे आपको बता दें सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि कुछ अमेरिकन भी हैं और कुछ अन्य देशों के भी हैं, यहाँ तक कि चीन के भी लोग हैं जिनके ऊपर गुस्सा फूटा है यूक्रेन का, जिनमें पत्रकार हैं, ऑथर हैं, यहाँ तक कि राजदूत हैं जिनको बैन कर दिया है, ब्लैकलिस्ट कर दिया है भारतीयों को कि आप रूस के बारे में प्रोपेगेंडा फैलाते हो ये कह के। हालांकि अमेरिका के भी कई हैं जो ब्लैकलिस्ट किए गए हैं भारतीय, उनमें है PS राघवन, उसके अलावे सईद नकवी, सैम पित्रोदा। ये वो लोग हैं जिनको सबसे पहले निशाने पर लिया है यूक्रेन ने। वैसे कहा जा रहा है कि ये लिस्ट अभी और भी ज्यादा बढ़ेगी। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।